तो आज हम एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं जो हजारों परिवारों के अंदर चल रहे किसी ना किसी तनाव की जड़ है। सवाल बहुत सीधा है। क्या कोई व्यक्ति अपने ही परिवार जैसे भाई या चाचा की मर्जी के बिना कोई जमीन अपने नाम पर करवा सकता है? इस सवाल की गहराई में उतरने के लिए हमारे पास कुछ कानूनी दस्तावेज और लेख हैं। और हमारा मिशन आज ये है कि इन मुश्किल कानूनी बातों को एकदम आसान बोलचाल की भाषा में तोड़कर समझें। हम एक ऐसे सफर पे चल रहे हैं जिसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ है, और दूसरा कानूनी दांवपेच और पारिवारिक भावनाओं से भरी एक भूल भुलैया जैसा है। बिल्कुल सही कहा। और इस भूल भुलैया का पहला दरवाजा ही ये तय करता है कि आप किस रास्ते पर हैं। सबसे पहले ये जानना होगा कि संपत्ति है किस तरह की। क्या वो स्व अर्जित है, यानी आपकी अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई है, या फिर वो पैतृक संपत्ति है जो पीढ़ियों से दादा परदादा से चली आ रही है। क्योंकि कानून इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग नजर से देखता है। तो चलिए पहले उस सीधे रास्ते पर चलते हैं, बात करते हैं स्व अर्जित संपत्ति की। हमारे दस्तावेजों में इसे रजिस्ट्री वाली जमीन भी कहा गया है, मतलब वो जमीन जिसकी रजिस्ट्री सीधे आपके नाम पर है। सुनने में तो ये काफी सरल लगता है। और ये है भी। अगर संपत्ति किसी एक व्यक्ति ने अपने पैसे से खरीदी है और सेल डीड या रजिस्ट्री उसी के नाम पर है, तो वो उस संपत्ति का अकेला और निर्विवाद मालिक है। अकेला मालिक? हाँ, उसे उस जमीन को सरकारी रिकॉर्ड्स में अपने नाम चढ़वाने के लिए, जिसे दाखिल खारिज या म्यूटेशन कहते हैं, परिवार के किसी भी सदस्य की सहमति की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इसकी प्रक्रिया क्या है? मान लीजिए मैंने एक प्लॉट खरीदा, रजिस्ट्री मेरे नाम पर है, अब आगे क्या? आप सीधे अपनी रजिस्ट्री के कागजात, अपना पहचान पत्र और एक वंशावली लेकर तहसील कार्यालय जाएंगे और दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर देंगे। वंशावली भी? हाँ, वंशावली बस ये साबित करने के लिए होती है कि आपका परिवार कौन है, लेकिन इसका बंटवारे से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, और हमारे सोर्स बताते हैं कि इस प्रक्रिया में आमतौर पर 30 से 90 दिन लगते हैं। 1 मिनट, बस 30 से 90 दिन? सरकारी कामकाज के हिसाब से तो ये लगभग बिजली की रफ्तार है। बिल्कुल। और इससे एक बहुत बड़ी बात पता चलती है। जब मामला कानूनी तौर पर बिल्कुल साफ हो, कोई विवाद न हो, टाइटल क्लियर हो, तो हमारा सिस्टम असल में काफी तेजी से काम कर सकता है। हाँ, यहाँ कोई अगर मगर है ही नहीं। जमीन आपकी है, फैसला आपका है, बात खत्म। भाई चाचा या कोई और रिश्तेदार उस पर कानूनी दावा कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर जमीन खुद की खरीदी हुई है तो मामला एकदम साफ है, आप ही राजा है। लेकिन असल झगड़े, असली महाभारत तो उस जमीन पर होती है जो दादा परदादा से मिली हो। मुझे लगता है यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है और हम उस भूल भुलैया में घुसते हैं ना। बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं पैतृक या खानदानी संपत्ति की। और यहाँ का पहला नियम ही ये है कि बिना सभी हिस्सेदारों की सहमति के कोई एक व्यक्ति चुपके से जाकर जमीन अपने नाम नहीं करवा सकता। नहीं करवा सकता, ये गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता भी है तो वो रिकॉर्ड बाद में आसानी से रद्द किया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? वो कौन सा कानून है जो एक व्यक्ति को रोक देता है? इसकी वजह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट में छिपी है। पैतृक संपत्ति वो मानी जाती है जो पुरुषों की 4 पीढ़ियों तक बिना बंटवारी के चली आई हो, यानी परदादा, दादा, पिता और फिर बेटा या बेटी। 4 पीढ़ियां? जी, कानून कहता है कि ऐसी संपत्ति में परिवार के सभी सहदायिकों, जिन्हें अंग्रेजी में कोपार्सनर्स कहते हैं, उनका जन्म से ही बराबर का हक होता है। मतलब जैसे ही आप पैदा हुए, आप उस संपत्ति के एक हिस्सेदार बन गए। ओह, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको पिता की मर्जी से मिलती है, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका मतलब हुआ कि आपके पिता भी आपके हक से वंचित नहीं कर सकते। सटीक पकड़ा आपने। पिता उस संपत्ति के एक तरह से मैनेजर हो सकते हैं, लेकिन मालिक नहीं। सभी सहदायक, और आज के कानून में तो बेटे और बेटियां दोनों बराबर के मालिक हैं। इसीलिए किसी एक की मर्जी नहीं चल सकती। अच्छा। कोई भी फैसला, चाहे वो बेचना हो या किसी एक के नाम चढ़ाना हो, सबके दस्तखत के बिना नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ एक डेडलॉक वाली स्थिति बन जाती है। मान लीजिए 4 भाई हैं, 3 बंटवारे के लिए तैयार हैं, लेकिन एक भाई अड़ा हुआ है, वो कहता है मैं दस्तखत नहीं करूंगा। तब क्या होगा? क्या बाकी 3 भाई जिंदगी भर इंतजार करते रहेंगे? यहीं पर कानून आपको एक ब्रह्मास्त्र देता है,
जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब कोई एक व्यक्ति पूरे परिवार को अटका कर रख दे, तब कोई भी एक हिस्सेदार जिसे अपना हक चाहिए वो सिविल कोर्ट जा सकता है। सिविल कोर्ट? हाँ, और पार्टीशन सूट यानी बंटवारे का मुकदमा दायर कर सकता है। पार्टीशन सूट ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। क्या ये बहुत खर्चीला और लंबा चलने वाला काम नहीं है? मेरा मतलब, भारत में कोर्ट केस तो सालों साल बल्कि पीढ़ियों तक चलते हैं। क्या ये एक ऐसा रास्ता नहीं है जहां इंसान केस तो जीत जाए पर अपना पूरा जीवन गंवा दे? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और हाँ, इसमें समय लगता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसे इस नज़रिए से देखिए, जब परिवार में बात ही नहीं बन रही तो आपके पास और विकल्प क्या है ना? सही बात है। ये उस डेडलॉक से निकलने का एकमात्र कानूनी और निर्णायक रास्ता है। रही बात खर्चे की, तो हमारे स्रोत बताते हैं कि ये उतना भी महंगा नहीं है जितना लोग सोचते हैं। कोर्ट फीस संपत्ति की वैल्यू के एक निश्चित प्रतिशत पर आधारित होती है और ये उस मानसिक तनाव और सालों की अनिश्चितता से तो बेहतर है। तो ये पार्टीशन सूट काम कैसे करता है? मान लीजिए मैंने केस फाइल कर दिया, उसके बाद क्या होता है? प्रक्रिया बहुत सीधी है। कोर्ट सबसे पहले उन सभी हिस्सेदारों को नोटिस भेजता है जो बंटवारे से इनकार कर रहे हैं। मतलब कोर्ट एक तरह से सबको एक कमरे में बुला के कहता है, ठीक है, अब सब अपनी अपनी बात रखो। अच्छा। जो लोग बंटवारा नहीं चाहते वो अब परिवार के सामने नहीं बल्कि जज के सामने वजह बताएं। इससे पूरा मामला व्यक्तिगत झगड़े से निकलकर एक औपचारिक कानूनी प्रक्रिया में बदल जाता है। और हमारे दस्तावेजों में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है कि अगर इस प्रक्रिया के दौरान किसी ने चालाकी करने की कोशिश की, जैसे कोई फर्जी दस्तावेज दिखाया या झूठी गवाही दी, तो ये बहुत गंभीर हो जाता है। ये सिर्फ दीवानी मामला नहीं रह जाता, उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी का आपराधिक मामला चल सकता है। मतलब सिर्फ केस हारना ही नहीं बल्कि जेल और भारी जुर्माना दोनों हो सकता है। ओ बाप रे! हाँ, कानून इस मामले में बहुत सख्त है क्योंकि ये किसी के हक की बात है। तो महीनों या सालों की सुनवाई के बाद जब जज साहब सारे सबूत और गवाहियां देख लेते हैं, तब क्या होता है? तब कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाता है, जिसे कानूनी भाषा में डिक्री कहते हैं। ये डिक्री साफ साफ बताती है कि किस हिस्सेदार को कितना हिस्सा मिलेगा और कौन सा हिस्सा मिलेगा। ठीक है। एक बार जब ये डिक्री पास हो जाती है तो वो पत्थर की लकीर है। फिर आपको उस जमीन का दाखिल खारिज अपने नाम करवाने के लिए किसी भाई, चाचा या किसी भी रिश्तेदार के दस्तखत की कोई जरूरत नहीं। किसी की भी नहीं? किसी की नहीं। आप बस वो कोर्ट की डिक्री लेकर तहसील जाएंगे और जमीन आपके नाम पर चढ़ जाएगी। मतलब फिर कोर्ट के फैसले के ऊपर कुछ नहीं होता, वही आखिरी बात होती है। ठीक है, तो बंटवारे का मुकदमा एक पक्का रास्ता है, भले ही लंबा हो, लेकिन लोग अक्सर दूसरे रास्ते भी आजमाते हैं, जैसे वसीयत लिखवाना या बस जमीन पर कब्जा कर लेना। हमारे सोर्स बताते हैं कि कानून इन चीजों को कैसे देखता है। पहले वसीयत की बात करते हैं। इसकी क्या भूमिका है? हिस्से की वसीयत नहीं कर सकता जब तक कि बंटवारा न हो गया हो, और वसीयत हमेशा बनाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही लागू होती है। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात हमारे सोर्स ने बताई है कि अगर किसी ने एक से ज्यादा वसीयत बना दी तो क्या होगा? मान लीजिए पिताजी ने 2010 में एक वसीयत मेरे भाई के नाम की, लेकिन फिर 2020 में मुझसे ज्यादा खुश हो गए और एक नई रजिस्टर्ड वसीयत मेरे नाम कर दी, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में 2010 वाली वसीयत महज एक कागज का टुकड़ा रह जाएगी। कानून हमेशा सबसे आखिरी में बनाई गई और विधिवत मतलब रजिस्टर्ड वसीयत को ही मान्यता देता है। अच्छा। जैसे ही नई रजिस्टर्ड वसीयत बनती है, पुरानी अपने आप रद्द हो जाती है। अब आते हैं दूसरे जुगाड़ पर, कब्जा। गांव शहरों में अक्सर सुनने को मिलता है, जमीन तो उसी की होती है जिसका कब्जा होता है। क्या सिर्फ जमीन पर कब्जा कर लेने से कोई मालिक बन जाता है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, खासकर पारिवारिक मामलों में। कानून यहाँ दो स्थितियों में फर्क करता है। पहली स्थिति, अगर 4 भाइयों की पैतृक जमीन है और एक भाई जबरदस्ती पूरी जमीन पे कब्जा करके बैठ जाए, तो भी वो पूरी जमीन का मालिक कभी नहीं बन सकता। कानूनन उसे उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना उसका बनता है, यानी 1/4। कब्जा कर लेने से उसका हक 1 इंच भी नहीं बढ़ता। लेकिन एक दूसरी स्थिति भी है जो थोड़ी अजीब लगती है, प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजीशन। ये क्या भला है?
ये कानून का एक बहुत ही पुराना और पेचीदा सिद्धांत है। ये कहता है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति, परिवार का सदस्य नहीं, किसी की निजी जमीन पर शांतिपूर्वक, बिना रोक-टोक और खुले तौर पर 12 साल से ज्यादा समय तक काबिज रहता है, 12 साल तक? हाँ, और असली मालिक उसे हटाने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता, तो 12 साल बाद वो कब्जा करने वाला व्यक्ति मालिकाना हक का दावा कर सकता है। क्या सच में? मतलब अगर मैं 12 साल के लिए विदेश चला जाऊं और वापस आऊं, तो हो सकता है कि मेरी जमीन पर कब्जा करने वाला ही उसका मालिक बन जाए? ये तो बहुत ही अजीब और थोड़ा डरावना भी लगता है। हाँ बिल्कुल, ये उन पुरानी हिंदी फिल्मों जैसा ही लगता है जहां कोई मुनीम मालिक के बाहर जाने पर धीरे धीरे पूरी जायदाद पर कब्जा कर लेता है। तो कानून असल में ऐसी स्थिति को मान्यता दे सकता है। पर क्यों? इसका क्या तर्क है? इसके पीछे तर्क ये है कि कानून सोए हुए मालिकों की मदद नहीं करता। अगर आपको अपनी संपत्ति की परवाह नहीं है तो एक समय के बाद आपका अधिकार खत्म हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये पारिवारिक सहमालिकों पर लागू नहीं होता। अच्छा, ये एक जरूरी बात है। जी, एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ प्रतिकूल कब्जा का दावा नहीं कर सकता क्योंकि उनका कब्जा पहले से ही एक सहम मालिक के तौर पर होता है, विरोधी के तौर पर नहीं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इन सब नियमों को और पक्का करने के लिए हमारे स्रोतों में सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसलों का भी जिक्र है, जैसे विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 का मामला। ये फैसले इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? ये फैसले मील के पत्थर की तरह हैं क्योंकि ये कानून की अस्पष्टता को दूर करते हैं। जैसे विनीता शर्मा मामले ने एक झटके में ये साफ कर दिया कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का भी बेटों के बराबर जन्म से ही हक है। जन्म से ही? बिल्कुल। 2005 में कानून में संशोधन तो हुआ था, लेकिन भ्रम था कि क्या ये हक तभी मिलेगा जब पिता भी 2005 के बाद जीवित हों। कोर्ट ने कहा नहीं, पिता जीवित हों या नहीं, अगर बेटी है तो उसका हक है। तो इस फैसले ने एक तरह से इस विचार को और मजबूत किया कि पैतृक संपत्ति किसी एक की जागीर नहीं है, ये एक साझा खजाना है जिसमें सबका बराबर का हिस्सा है। बिल्कुल। और इसी तरह अरुणाचल गौंडर 2022 जैसे फैसले ये भी साफ करते हैं कि एक बार जब बंटवारा हो जाता है तो जो हिस्सा आपको मिला वो आपकी स्व अर्जित संपत्ति बन जाता है। अब आप उसे बेचने, दान करने या वसीयत करने के लिए आजाद है। अच्छा। लेकिन जब तक संपत्ति संयुक्त है, जब तक बंटवारा नहीं हुआ है, तब तक हर फैसले के लिए सभी सहदायियों की सहमति अनिवार्य है। ये फैसले बार बार इसी मूल सिद्धांत को रेखांकित करते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो इसका सार क्या निकलता है? सार बहुत साफ है। अगर संपत्ति स्व अर्जित है, यानी आपकी अपनी खरीदी हुई है, तो आप ही मालिक हैं, आप ही सरकार है, आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। और अगर संपत्ति पैतृक है तो सबसे अच्छा, सबसे तेज और सबसे कम तनाव वाला रास्ता है आपसी सहमति से किया गया बंटवारा। मिलकर बैठें, बात करें और एक रजिस्टर्ड बंटवारानामा यानी पार्टीशन डीड तैयार करवा लें। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, अगर सहमति नहीं बनती है, अगर कोई एक व्यक्ति भी अड़ंगा लगाता है, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। पार्टीशन सूट यानी बंटवारे का मुकदमा ही वो एकमात्र निर्णायक और कानूनी रास्ता है जो आपको आपका वैध हक दिलाएगा। कानून ये सुनिश्चित करता है कि किसी को भी उसके हिस्से से सिर्फ इसलिए वंचित न किया जाए क्योंकि परिवार का कोई और सदस्य ज्यादा ताकतवर या ज्यादा जिद्दी है। इसका मतलब ये है कि जो लोग ऐसी पारिवारिक परिस्थितियों में फंसे हैं, उनके लिए एक तयशुदा कानूनी प्रक्रिया मौजूद है। इसमें समय लग सकता है, मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन रास्ता बिल्कुल साफ है। अंधेरे में भटकने की जरूरत नहीं है। सही बात है। हमने संपत्ति के कानूनी बंटवारे और उसके रास्तों पर तो काफी बात कर ली, लेकिन जाते जाते एक विचार यहाँ छोड़ जाते हैं। 2020 के विनीता शर्मा वाले फैसले ने बेटियों को कानूनी तौर पर बेटों के बराबर का अधिकार तो दे दिया, जो एक क्रांतिकारी कदम है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जमीनी स्तर पर सामाजिक वास्तविकताएं अक्सर कानून से मीलों पीछे रह जाती हैं। हाँ, ये तो है। तो तब क्या होता है जब एक बेटी का ये नया कानूनी अधिकार परिवार के सदियों पुरानी परंपराओं, उम्मीदों और भाई भतीजों के दबदबे से टकराता है? कानून रास्ता तो दिखाता है, पर उस रास्ते पर चलने की सामाजिक और पारिवारिक यात्रा वो अक्सर एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा मुश्किल चुनौती होती है।